तो फिर अब हम करने वाले हैं वीक 4 का फर्स्ट लेक्चर। इसमें क्या क्या है, तो इसमें हम स्टोरेज के सब्जेक्ट में जानने वाले हैं, परसिस्टेंट स्टोरेज के सब्जेक्ट में। और बोलोगे भाई स्टोरेज तो सुना है समझते हैं, बट ये परसिस्टेंट स्टोरेज क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखो, अगर आपको याद हो एमवीसी में हमने क्या क्या पढ़ा था, मॉडल व्यू कंट्रोलर पढ़ा था। आपको समझ भी आ गया था कि मॉडल का क्या काम है। जैसे मॉडल का काम है डाटा को स्टोर करना, रिट्रीव करना, मेंटेन करना डाटा को। एट लास्ट मैं बोलूँ तो परसिस्टेंसी इंश्योर करना, कि सपोज करो आपका सर्वर जो है वो बंद हो गया, या फिर आपके कंप्यूटर बंद हो गए, पीसी बाय डिफॉल्ट अचानक से बंद हो गया, तो क्या जो आपने डाटा स्टोर करा होता है डेटाबेस में वो इरेज होता है क्या? हाँ, तो उसी को कहेंगे परसिस्टेंस। मतलब परसिस्टेंस है वो इरेज नहीं हुआ, वो बिल्कुल फिर मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका कंप्यूटर बंद हो जाए स्टार्ट हो जाए उससे। ठीक है, आई होप आपको परसिस्टेंस का मतलब पता चल गया हो। अब बारी आई परसिस्टेंस स्टोरेज की, तो ये क्या है? परसिस्टेंस स्टोरेज का मतलब ये समझ सकते हो, या फिर इसको ऐसे रेफर करा जाता है कि डाटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में सेव करना। ठीक है, ताकि डाटा आपका अवेलेबल रहे इवन आफ्टर आपके जो प्रोग्राम है वो क्या हो, वो रनिंग करना बंद कर, स्टॉप हो जाए। फॉर एग्जांपल, आप जाते हो अपने किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, वहाँ आपने कार्ट में कुछ ऐड कर रखा होता है, कोई भी प्रोडक्ट, और आपने अपनी कंप्यूटर ऑफ करी, फिर आप जाते हो एक वीक के बाद, मंथ के बाद, तो क्या वो प्रोडक्ट वही होता है ना? बिल्कुल वही होता है। उसी को कहेंगे हम परसिस्टेंस स्टोरेज। ठीक है, तो आपके जो कंप्यूटर में जो एक रैम होता है, रैम के ऊपर ही सब कुछ चल रहा है, तो वो भी एक मेमोरी है। होता क्या है कि जैसे ही आप अपना कंप्यूटर ऑफ करते हो ना, जो भी आपके टास्क हैं सारे इरेज हो जाते हैं मोर और लेस। तो अब सारे टास्क इरेज हो चुके हैं, सारा डाटा जा चुका है, तो उसको हम परसिस्टेंस नहीं कहेंगे। परसिस्टेंस का मतलब ही है भाई कि जो भी आपकी जो मेमोरी हो ना वो परसिस्टेंस हो। अगर प्रोग्राम बंद भी हो जाए, क्रैश भी हो जाए, तो भी आप उसको क्या कर पाओ, बहुत ही इजीली एक्सेस कर पाओ। ये आपके डेटाबेसेस कुछ दे रखे हैं मैंने, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आपका कंप्यूटर सर्वर बंद हो जाए फिर भी डेटाबेस चलता ही रहेगा। तो वही है और कुछ नहीं। अब हम देखते हैं परसिस्टेंस स्टोरेज। एग्जाम्पल के लिए ग्रेड बुक का एग्जाम्पल लिया गया है। ग्रेड बुक एप्लीकेशन जो कि मैनेज करती है क्या, तो स्टूडेंट के कोर्स डाटा को। स्टूडेंट में स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस, कोर्स में ये स्टूडेंट कोर्स रिलेशनशिप, इन दोनों का रिलेशनशिप अगर मैं बोलूं, तो ये क्या हो जाएगा कि किस स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स लिया है, किस कोर्स के लिए बंदे ने कराया रजिस्टर। ठीक है जी, तो ये आपकी ग्रेड बुक रही। ये कोई स्टूडेंट है, फिर ये कोई स्टूडेंट है, इनकी आईडी नंबर ये रही, ये कोर्स की आईडी नंबर ये रही। जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा कि इस आईडी नंबर वाले स्टूडेंट ने कौन से कोर्स को लिया है। अगर उसने लिया है इंट्रो टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो उसकी कोर्स आईडी ये हो जाएगी। तो वही बोला जा रहा है कि दोनों के बीच रिलेशन की बात करी गई है। ठीक है, और इसके बाद अब बात आई परसिस्टेंट स्टोरेज। बाय द वे आई होप आपको अब तक समझ आ गया होगा। सीधा सा बात ये परसिस्टेंस स्टोरेज के रिगार्डिंग कि अगर आपकी सिस्टम बंद भी हो जाए तो आपका डाटा जो है वो रहना चाहिए भाई, वो इरेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर इन दोनों के यहाँ देखो, यहाँ क्या था, स्टूडेंट और क्या, कोर्स। इसमें इम्पोर्टेंस दिखाया गया है कि जो आप स्टोर कर रहे हो स्टूडेंट कोर्स रिलेशनशिप को, वो उसको आप इफिशियंटली कर पाओगे। अब बारी आई इसमें जो भी आपकी डाटा थी, बाय द वे, जैसे कि नेम आईडी मैंने अभी जस्ट बताया, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन ग्रेड बुक। ठीक है, स्टूडेंट में दिखाई दिया मैंने। यहाँ पे एक चीज और कि हर स्टूडेंट की आईडी यूनिक है। अब यूनिक क्यों है? क्योंकि भाई स्टूडेंट की नेम जो है ना वो जरूरी नहीं कि वो यूनिक हो सकता है, दो स्टूडेंट का सेम नेम हो जाए। यहाँ है किसी का क्या, आई डोंट थिंक है, बट हो सकता है ना दो स्टूडेंट का सेम नेम हो जाए। इसलिए हम उसे कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए एक यूनिक आईडी लगेगी जो कि उनकी आईडी हो सकती है, क्योंकि उनकी आईडी क्या है भाई, और अदर डिटेल्स जो होते हैं वो सब। और कोर्स में भी एक यूनिक कोर्स आईडी लगेगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि यूनिक आईडी क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, और इसके बाद अब हम आगे आते हैं। इन दोनों के रिलेशनशिप की जहां तक बात रही, तो इन स्टूडेंट कोर्स रिलेशनशिप में तो स्टूडेंट एनरोल कर सकता है मल्टीपल कोर्स में। सुनील ये कोर्स भी ले सकता है, लाइफ साइंस भी ले सकता है, थर्मोडायनेमिक्स भी ले सकता है। ठीक है, एक स्टूडेंट कई कोर्स में एनरोल कर सकता है।
और कोर्स जो है उसमें भी कई स्टूडेंट इनरोल हो सकते हैं, तो यहाँ पे मेनी टू मेनी रिलेशन है कि एक स्टूडेंट मेनी ग्रेड बुक को ले सकता है। एक ग्रेड बुक भी कई सारे मतलब एक कोर्स में कई सारे स्टूडेंट्स आ सकते हैं और एक स्टूडेंट के पास कई सारे कोर्स आ सकते हैं। ये जो आपका सुनील है, सपोज कर रहा हूँ, इसने इसने ये भी लिया, ये भी लिया, ये भी लिया, हो सकता था ना। अब लाइफ साइंस को रघु ने भी ले रखा है, लाइफ साइंस ले रखा है, तो मेनी टू मेनी रिलेशन है कि आपके स्टूडेंट ने भी मेनी कोर्सेज ले रखे हैं और कोर्स ने भी कई सारे स्टूडेंट को क्या कर रखा है, एनरोल कर रखा है। ठीक है। अब बारी आई स्प्रेडशीट की। ठीक है, अब आपको ये सारी की सारी चीजें समझ आ गई होंगी। और बाय द वे, जब आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, जब आप इन दोनों को मिला के एक टेबल बनाओगे ना, तो टेबल कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा होगा टेबल। ठीक है। और यहाँ पे क्या दिखेगा, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी दिखनी है आपने। फिर उसके बाद क्या दिखेगा, आपको दिखेगा यहाँ पे स्टूडेंट आईडी के बाद कोर्स आईडी। ठीक है, कोर्स आईडी और उनके जो भी सब्जेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं, या फिर स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी इनफ है कि इस स्टूडेंट आईडी की ये कोर्स आईडी है। आप मिला के बना सकते हो, वो टेबल के ऊपर डिपेंड डिपेंड करता है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम आगे आते हैं स्प्रेडशीट में। अब स्प्रेडशीट का क्या, तो गूगल आपने यूज करा होगा, गूगल स्प्रेडशीट, एक्सेल स्प्रेडशीट। इसमें डाटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होते हैं, टेबुलर फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि रोज होता है जो कि इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को दिखाता है। स्प्रेडशीट है बहुत सारा, उसमें एक रोज है। ये रो किसको दिखा रहा है, हो सकता है किसी के लिए हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए होती है। ये रो एक यूनिक रिकॉर्ड को दिखाएगा। कॉलम जो रिप्रेजेंट करेगा, ये कॉलम हो सकता है एज का हो, ये कोर्स का हो, ये एड्रेस का हो। तो एक एट्रीब्यूट क्या रिप्रेजेंट, कॉलम क्या रिप्रेजेंट करेगा, एट्रीब्यूट को। स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी। रो क्या रिप्रेजेंट करेगा, पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड को। यहाँ पे देख सकते हो ना, ये रो किसको रिकॉर्ड कर रहा है, सुनील को। ये रो निहाल को कर रहा है। ठीक है। और ये जो कॉलम है वो किसी एट्रीब्यूट, पर्टिकुलर एक एट्रीब्यूट को कर रहा है। ठीक है। इसमें कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझ लूँ, कंसिस्टेंसी से क्या मतलब है, अगर आपने चेंज कर दिया कॉलम ऑर्डर को तो सिस्टम ब्रेक हो सकता है। आपने कोर्स आईडी मतलब कॉलम जो थी उसको आपने चेंज कर दिया तो वो ब्रेक हो सकता है। बट इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं स्प्रेडशीट के। वो क्या क्या है, तो भाई इसमें सबसे पहले तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डाटा होती है, तो आप उस स्ट्रक्चर ही मतलब स्ट्रक्चर स्टोर करते हो स्ट्रक्चर में, रिट्रीव भी करोगे स्ट्रक्चर में, जो आपको देखना होगा निकालना होगा तो रो और कॉलम में आपको मतलब टेबुलर फॉर्मेट में डेटा वापस मिलेंगे आपको। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है डेटा रिलेशनशिप का। डेटा को ऑर्गेनाइज रखने में हेल्प करता है। दे रखा है ना, आर्बिट्री डेटा ऑर्गेनाइज इन रो एंड कॉलम, ऑपरेशन डिफाइंड ऑन सेल्स और रेंज। ठीक है। मल्टीपल मल्टीपल इंटरलिंक्ड शीट्स विद इन सिंगल स्प्रेडशीट। कई सारे मल्टीपल इंटरलिंक्ड स्प्रेडशीट होते हैं एक सिंगल स्प्रेडशीट में। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी चीजें। ठीक है जी। और इसके बाद बारी आई, इसमें क्या कोई इशू हो सकता है क्या, बिल्कुल इशू हो सकता है। इशू क्या हो सकता है, तो देखो, डाटा को कैसे स्टोर किया जाए, सबसे पहला इशू ये हो सकता है। बोलोगे वो क्या है, तो देखो डाटा को स्टोर करने का बेस्ट फॉर्मेट क्या है, डेटाबेस स्प्रेडशीट, जो अब तक हम करते आ रहे हैं, डेटाबेस स्प्रेडशीट टेक्स्ट फाइल। ठीक है। अगर सर्वर, अब आपको सोचना होगा, मतलब मेरे कहने का मतलब है, देखो कई सारे इश्यूज होते हैं जब आप डेटा स्टोर करते हो, स्प्रेडशीट से अलग हट के सोचो। कई सारे इश्यूज होते हैं जब आप डाटा स्टोर करते हो, और कई सारे क्वेश्चन रेज होते हैं आपको। सबसे पहले कि डाटा को कैसे स्टोर कैसे किया जाए, क्या उसके डेटाबेस में डाला जाए, स्प्रेडशीट में डाला जाए, टेक्स्ट फाइल में डाला जाए, कैसे। और जब आप सोचते हो अच्छा मैं स्प्रेडशीट में डालूंगा इसमें उसमें, तो फिर आप ये सोचते हो कि कभी अगर बाय डिफॉल्ट क्रैश हो गया ना मेरा वेब ऐप, तो क्या मैं रिकवर कर पाऊंगा डेटा को। पहली जो आप सोचते हो कि डाटा कैसे स्टोर करेंगे अगर क्रैश हो गया, तो दूसरा आपको ध्यान देना होता है कि कैसे रिलेशनशिप रिप्रेजेंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट और कोर्स का पेयर मैंने दिखा, यहाँ एक आप तीसरा टेबल बनाओगे, तो क्या वो एफिशिएंट है क्या, या फिर कोई और भी तरीका है उसको करने का, कोई और ऑप्टिमाइज्ड वे है रिट्रीवल और स्टोरेज करने का डेटा को। और फिर एक चीज और कि आप मैनिपुलेट कैसे, क्या वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर्ड वे है क्या कि आप कंसिस्टेंसी को इंश्योर कर पाओ। क्या आप क्वेरी कर सकते हो डेटा एफिशिएंसी को बिना रिडंडेंसी के। रिडंडेंसी मतलब बार बार जो रिपीट हो रहा है वो।
यहाँ कुछ यहाँ देखो, जो भी चीजें मैंने आपको बताई, हाउ शुड हाउ शुड द अंडरलाइंग डेटा शुड बी स्टोर्ड, कैसे स्टोर करोगे डेटाबेस में, टेक्स्ट में, फाइल में, कैसे, क्या वो सरवाइव कर जाएगा जब आप सर्वर रीस्टार्ट करोगे, ये क्वेश्चन आपका एक माइंड में आता है। फिर होता है हाउ शुड द रिलेशंस बी रिप्रेजेंटेड, आप रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। हाँ, इसका क्या मतलब है कि जैसे आपने स्टूडेंट और कोर्स टेबल को मिला है, तो कोई थर्ड बन रहा है, थर्ड टेबल बन रहा है, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। स्ट्रक्चर्ड वे टू रिप्रेजेंट एंड मैनिपुलेट डाटा, कि कैसे आप डाटा को स्ट्रक्चर्ड डाटा को मैनिपुलेट करोगे। कौन सी क्वेरी इफिशिएंट होगी बिना रिडंडेंसी के, रिडंडेंसी आपको पता हो जो रिपीट डेटा का बार बार। ठीक है जी। और यहाँ आप देख पाओगे रिलेशनशिप, तो मैंने जैसे स्टूडेंट और कोर्स में रिलेशनशिप देख सकते हो आप, कई सारे डाटा रिडंडेंट हो सकते हैं। ठीक है, मतलब रिपीट कर सकते हैं, एक स्टूडेंट का नेम रिपीट कर जाए या कोर्स रिपीट कर जाए। स्प्रेड टेबल जॉइन स्टूडेंट विथ कोर्स साइड, तो यही सारी की सारी एग्जांपल्स वगैरह यहाँ पे दी गई। अब आया भाई लेक्चर सेकेंड। ठीक है, वीक 4 का लेक्चर सेकेंड, मैकेनिज्म फॉर परसिस्टेंट स्टोरेज, परसिस्टेंस स्टोरेज के लिए मैकेनिज्म क्या क्या हो सकता है। तो फिर इन मेमोरी डाटा स्ट्रक्चर में आप कैसे परसिस्टेंस बोल सकते हो, स्टोरेज है, आपने उसको स्टोर करा है। ठीक है, कैसे इफिशिएंटली आप बोल सकते हो वो चीज़ें स्टोर करी है, और जब आपने उसे स्टोर करा है वो कहीं जाने वाला नहीं है। तो देखो, आपने एक लिस्ट के अंदर स्टोर करा एलिस बॉब चार्ली, ठीक है, समझ आया। कोर्स को आपने लिस्ट के अंदर स्टोर करा, जब इन दोनों के रिलेशन को स्टोर करा आपने, तो कैसे करोगे। एलिस इंट्रोडक्शन टू ई पर रहा है, ठीक है, बॉब कैलकुलस पर रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, बॉब कैलकुलस पर रहा है, फिर से एलिस ने कैलकुलस लिया, तो देखो भाई डाटा रिडंडेंट हुई या फिर नहीं, डाटा रिपीट हुआ या फिर नहीं। तो बिल्कुल रिपीट हुआ, डुप्लीकेट नेम्स बोल सकते हैं, एक ही नेम फिर से रिपीट हुआ। तो कैसे इन सबसे आप डील करोगे मेमोरी डाटा स्ट्रक्चर में, परसिस्टेंट स्टोरेज बनाना है ठीक है, बट स्ट्रक्चर क्या होगा उसका, वो भी तो आपको सोचना होगा। आप यहाँ पे रिलेशनशिप दिखा रहे हो कैसे, एक लिस्ट के अंदर टपल डाल दिया आपने, एक ने एक टेबल के अंदर नेम आ गया, दूसरे के अंदर क्या आ गया, ये आपका कोर्स आ गया, जो कि एरर प्रोन है, एरर दे सकता है ये, क्योंकि नेम और कोर्स मैनुअली आप एंटर करना पड़ेगा फिर आपको, और इससे टाइपोज या फिर डुप्लीकेशन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसा कि आपने अभी देखा एलिस के केस में। तो और क्या आप यूज कर सकते हो, कीज इन मेमोरी डाटा स्ट्रक्चर, कीज, अब ये कीज क्या है, देखो कीज क्या होती है, अगर आपने पीडीएस से पढ़ा है तो उसमें मैंने बता रखा है पीडीएस से में, कि जो आपकी कीज होती है ना, वो यूनिकनेस के लिए यूज की जाती है। अभी यूनिकनेस क्या है भाई, तो फिर वो जो की है वो यूनिक है, की डुप्लीकेट नहीं हो सकती किसी भी डिक्शनरी की। ठीक है, तो हैश टेबल वगैरह से आपने अगर पढ़ा है तो आपको रिलेट कर पा रहे होंगे। तो उन्हीं सारी चीज़ों, तो फिर की अगर यूनिक होती है, हमारे पास इतना एडवांटेज है कि फुल नेम आप यूज करने के बजाय की यूज कर लो किसी स्टूडेंट और कोर्स का, जो हम टेबल वहाँ पे बना रहे थे। इससे क्या होगा, रिपीटेशन को आप अवॉइड कर पाओगे, स्टोरेज की स्पेस को अवॉइड कर पाओगे, और एम्बिग्विटी जो कभी कभी हो जाती थी कि दो स्टूडेंट, जैसे एलिस दो का नाम था और दोनों ने ले रखा है सेम, तो हो सकता है दोनों की आईडी डिफरेंट आप दे पाओ। तो फिर आप डिक्शनरी का यूज कर सकते हो इफिशियंसी के लिए। डिक्शनरी मैप करती है की को वैल्यू की, की वैल्यू पेयर्स मैंने बता रखा है, बहुत सीधी सी बात है। ठीक है, रिलेशनशिप को आप स्टोर करते हो आईडीज के फॉर्म में इंस्टेड ऑफ फुल नेम। यहाँ फुल नेम चल रहा था, एलिस चल रहा था, बट आप आईडीज यूज करते हो, कि एलिस की आईडी 0 है, बॉब की आईडी 1 है, चार्ली की आईडी 2 है, तो दे दो 0 एलिस ये पढ़ रहा था, और फिर ये आपका पढ़ रहा था बॉब, ये पढ़ रहा था चार्ली। ठीक है, तो ऐसे करके आप दे सकते हो। नहीं नहीं, ये मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ मतलब कहने का मतलब यही है कि ये आपने डिक्शनरी बनाई, दो आपके पास डिक्शनरी है, पहले आपके पास दो लिस्ट था, आपने सबको एक यूनिक आईडी दे दी, कि 0 एलिस की है, 1 बॉब की है, 2 चार्ली की है, और कोर्स में भी वही करा आपने। फिर रिलेशन डिफाइन करना था, तो यहाँ कैसे आपने रिलेशन डिफाइन करा, एलिस इंट्रोडक्शन टू ई, तो एलिस की जो की है वो क्या है 0, इंट्रोडक्शन टू इसकी ई क्या है, ये भी 0 0 हो जाएगी। बॉब क्या है, तो बॉब फर्स्ट पे है, और कैलकुलस का है, कैलकुलस सेकंड पे है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वही हुआ है ना यहाँ 0 0। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन 1 2, कहने का मतलब इसका और इस कैलकुलस वाले का रिलेशन हो गया आपका 0 2 2 1।
डाटा एंट्री जो है, एरर इसमें बहुत कम हो जाता है, डुप्लीकेट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि अब आपके पास एक यूनिक की है। ठीक है। और इससे भी बेहतर आप क्या कर सकते हो, तो भाई आप क्या कर सकते हो इसमें, आप क्लास बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर का भी यूज कर सकते हो। क्लास बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर से क्या मतलब है, देखो यहाँ पे स्टूडेंट क्लास है ना, ठीक है, ये स्टूडेंट आपकी क्या क्लास है, इसमें एक आईडी है, क्लास वेरिएबल। आप आई होप आपको पता होगा अब तक कि क्लास वेरिएबल क्या होता है, क्योंकि आपने पाइथन में ओप्स तो पढ़ा ही होगा। तो फिर आप क्लास बेस्ड डाटा ऑर्गेनाइजेशन या फिर मॉडल स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हो। स्टूडेंट क्लास है, उसने क्या इंट्रोड्यूस करा, तो स्टोर करना डाटा को विथ एट्रीब्यूट नेम एंड आईडी, कि मैं डाटा को स्टोर करूंगा आईडी और नेम के एट्रीब्यूट से, आईडी हर बार बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो कुछ ऐसा क्लास वेरिएबल ने क्या करा, आईडी नेक्स्ट, ये जो आपने दे रखा है, तो इसने ये इंश्योर करा कि कोई नया बंदा है ना, कोई नया स्टूडेंट आए, तो उसे एक यूनिक आईडी ऑटोमेटिकली मिल जाए, हमें कुछ एफर्ट नहीं डालना पड़े, क्योंकि ये आपका क्या था, क्लास वेरिएबल था। तो आपने बिना ऑब्जेक्ट बनाए, देखो जो क्लास वेरिएबल होता है ना, जैसे आईडी है, ये किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन नहीं है, तो इसको आप बिना ऑब्जेक्ट बनाए डिफाइन कर सकते हो, यूज कर सकते हो, जैसे डायरेक्ट क्लास पे, क्योंकि जो क्लास वेरिएबल होता है वो क्लास का होता है, उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की, न्यू न्यू कीवर्ड लिख के ऑब्जेक्ट बनाने की कोई मतलब ज़रूरत नहीं है। आपने क्लास का नाम देना था स्टूडेंट डॉट आई डी नेक्स्ट इसको, और आपने क्या करा, एक बढ़ा दिया। तो वही है कि कोई नया स्टूडेंट आए तो ऑटो इनिशलाइज आईडी मिल जाए, यूनिक हो, जो कि यूनिक होगी। आप सेटर और गेट वैल्यू करने के लिए सेटर गेटर फंक्शन या फिर सेट गेट मैं बोल सकता हूँ उसका यूज कर सकते हो, कि आपको जब वैल्यू सेट करना होगा तो क्या करना है, जब वैल्यू गेट करना होगा तो क्या करना है आपको। ऐड अ न्यू फील्ड टू ऑब्जेक्ट इजिली, अगर आपको एक ऑब्जेक्ट में न्यू फील्ड ऐड करना था तो भी आप बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। बट व्हाट अबाउट परसिस्टेंस, ये तो समझा आपने, अच्छा क्लास का यूज करा आपने, इसका यूज करा, यहाँ पे यूनिकनेस आपने हटाया, रिडंडेंसी, बट व्हाट अबाउट परसिस्टेंस, अब इसकी गारंटी कौन लेगा कि ये जब रन टाइम ओवर हो जाएगा, सपोज कर लो कभी आपका सिस्टम क्रैश हो गया, प्रोग्राम बंद हो गया, तब भी ये चलता रहे, क्योंकि जो आपकी मेमोरी स्ट्रक्चर थी, जैसे लिस्ट, डिक्शनरीज, ऑब्जेक्ट, तो डिसअपियर हो जाती है जैसे प्रोग्राम एंड होता है, वो जो भी आउटपुट उसने दिया होता है वो खत्म हो जाता है। तो अब इसको कैसे आप इंश्योर करोगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जनरली सीरियलाइजेशन मेथड होती है, जैसे पिकल का यूज करके आप यूज कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट को अपने डिस्क में, ये आपकी पाइथन की बोल सकते हो, ये पाइथन, ये मेरे कहने का मतलब व्हाट अबाउट परसिस्टेंस, जैसा कि मैंने बताया, ये सब जो भी आपके मेमोरी स्ट्रक्चर थी, लिस्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्लास हो गया, ये सब तो रिबूट करते हो तो खत्म हो जाता है। डिस्क में सेव कर सकते हो आप, जो आपके कंप्यूटर की डिस्क है, स्ट्रक्चर्ड डाटा को कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, कैसे, पाइथन पिकल का यूज करके, इसको आप इंपोर्ट करके यूज करते हो, ठीक है जी। तो ये इसको आप मॉड्यूल या फिर लाइब्रेरी बोल सकते हो, तो कुछ ऐसे आप इसको करते हो यूज, सीरियलाइजेशन मेथड इसमें होता है। तो अगर आप इसका यूज करते हो तो जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया ना, उन सबको आप बहुत ईजिली क्या करोगे, तो फिर भाई डिस्क में उसका आप यूज कर पाओगे बहुत ईजिली। और दूसरा तरीका क्या है, तो सीएसवी का यूज कर लो, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया है तो ये भी स्टोर रहती है, प्रोग्राम बंद होने के बाद भी ये इरेज नहीं होती। टीएसवी का यूज कर लो, टैब सेपरेटेड वैल्यूज, तो ये कुछ फॉर्मेट है या फिर मैं बोलूँ सिंपल वेज है डाटा को टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करना, बट इनके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन क्या है, सीएसवी आपने यूज करा तो कॉमा दो, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ टेक्स्ट के इनसाइड कॉमा दो, तो कुछ ना कुछ आपको क्या दिखेगा इसमें, कुछ ना कुछ लिमिटेशन दिख जाना है। अब बारी आएगी स्प्रेडशीट में करते हैं, ठीक है, कर सकते हैं स्प्रेडशीट में, क्योंकि ये नेचुरली टेबुलर फॉर्मेट में डाटा स्टोर करती है, रिप्रेजेंट करती है। इसमें एक्सटेंशन या फिर फील्ड ऐड करना बहुत ईजिली होता है, अगर आपने कभी स्प्रेडशीट का यूज करा हो तो। स्प्रेडशीट में आप रिलेशनशिप भी डिफाइन कर सकते हो, डाटा कंसिस्टेंट रहती है, एफिशिएंट लुकअप ऑपरेशंस इसमें मिल जाते हैं आपको, कॉम्प्लेक्स क्रॉस रेफरेंसिंग आप कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट सीट्स में, रिलेशन डिफाइन कर सकते हो आप। बट इसके साथ भी इशू है। इशू क्या है कि जो आपकी लुकअप है, जो क्रॉस रेफरेंसिंग है, वो हार्डर हो सकती है देन डेडिकेटेड। अगर आपने डेटाबेस में ये कर रखा है तो वो इजी पड़ती है, और इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है आपके लिए। तो ये एक इसकी लिमिटेशंस हो गई। लिमिटेड फंक्शनैलिटीज़ इसमें हो सकते हैं कि इसकी फंक्शनैलिटीज़ बहुत लिमिटेड हो, ठीक है। एटॉमिक ऑपरेशन आप इस पे हो सकता है कर पाओ ना कर पाओ, कोई क्लियर डेफिनेशन है ही नहीं एटॉमिक ऑपरेशन का। तो इन सब के कारण हमें डेटाबेस के ऊपर शिफ्ट होना पड़ा। अब आप बोलोगे डेटाबेस क्या है, तो देखो,
डेटाबेस के मैंने बारे में बता ही रखा है आपको। स्प्रेडशीट इनएफिशिएंट हो गई तो अपने डेटाबेस एसक्यूएल डेटाबेस, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें टेबल के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होती है। ये एक बेटर वे है रिप्रेजेंट करने का, या फिर मैं बोलूँ मैनेज करने का रिलेशनशिप्स को और लार्ज वॉल्यूम डेटा को। डेटाबेस इंश्योर करता है कि आप क्वेरी को इफिशिएंटली कर पाओ, डाटा को बहुत फास्ट फाइंड कर लो आप, डाटा इंटीग्रिटी उसमें हो, अवॉइड करो डुप्लीकेशन को। ठीक है, कंकरेंसी हो, कंकरेंसी का मतलब कई सारे यूजर एक साथ उसको यूज कर पाए, उसी को बोलते हैं कंकरेंट, या फिर कंकरेंसी आप उसको बोल सकते हो। ठीक है जी, तो इसलिए आप किसका यूज करते हो, तो फिर इसलिए आप जनरली यूज करते हो किसका, डेटाबेसेस का। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ऑल राइट, तो फिर आई होप एसक्यूएल के बारे में आपको पता होगा, अगर आपने डीबीएमएस करा है तो। ठीक है जी, आई डू हैव नोट्स फॉर डीबीएमएस हियर। ठीक है जी, ये आईबीएम ने बनाया था एसक्यूएल 1970 में। ठीक है, डाटा इसमें टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर्ड होती है। मैं बहुत कॉन्साइज वे में बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपने बहुत डिटेल में डीबीएमएस में अगर आपने पढ़ा है तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो रोज और कॉलम के फॉर्मेट में डाटा स्टोर करते हो। रोज होती है टेबल की, वो इंडिविजुअल एंट्री होती है, स्टूडेंट वन के लिए, स्टूडेंट टू के लिए। जो कॉलम होता है वो एट्रीब्यूट आपका हो सकता है, वो फील्ड जिसको आप बोलते हो वो हो सकता है। पहला है रिलेशनल डेटाबेस एसक्यूएल। दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस, जैसे मोंगो डीबी होता है, कॉच डीबी होता है। इसमें आप आर्बिट्री डाटा डाल सकते हो, इसमें ऐड करना और चेंज करना इजी है। इसमें डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में डाटा स्टोर होते हैं। देखो आपको तो पता है एसक्यूएल में कैसे स्टोर होता है, आपका कुछ ऐसे आपने टेबल बना दिया तो टेबल फॉर्मेट में होता है। नो एसक्यूएल में कैसे होता है, तो भाई नो एसक्यूएल में आप सबसे पहले एक ऐसा कुछ ब्लॉक बनाते हो। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ आपने ब्लॉक बनाया, इसमें सपोज कर लो आपने आईडी का कुछ डाटा दे दिया, ठीक है, नेम दे दिया आपने, तो ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में इसके अंदर डाटा स्टोर होता है, कोई टेबल वगैरह इसके अंदर मेंटेन नहीं करा जाता। फ्लेक्सिबल होता है, बट लॉस ऑफ वैलिडेशन का भी इशू रहता है इसमें। ठीक है जी, आई होप आपको ये जो भी चीज़ें थी ये सारी की सारी चीज़ें एसक्यूएल आपको इनफ क्वेरीज देती है, ऑप्टिमाइज्ड क्वेरीज देती हैं आपको। ठीक है, कई सारे रिलेशनल डेटाबेसेस के अगर मैं बात करूँ तो ऑपरेशंस होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है जी, तो यही सारी की सारी चीज़ें थी जो भी आपको पढ़नी थी पिछले लेक्चर में। डेटाबेस जो होता है उसमें कुछ की टर्मिनोलॉजी भी होती है, जैसे टेबल का मैंने बताया, कॉलम क्या होता है, रोज क्या होता है, प्राइमरी की किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए, जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे आईडी स्टूडेंट टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा था हर स्टूडेंट को, तो जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके उसी को बोलेंगे प्राइमरी टेबल। फॉरेन की क्या होता है, मतलब प्राइमरी की। फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की भी प्राइमरी की ही होता है, लेकिन ऐसी प्राइमरी की जिसे किसी और टेबल में एज ए रेफरेंस यूज करा गया हो। तो यही सारी की सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो फिर अब हम करने वाले हैं वीक 4 का लेक्चर थर्ड। ये क्या है भाई, ये ईआर डायग्राम से रिलेटेड है। ईआर डायग्राम क्या होता है, एंटिटी रिलेशन डायग्राम। ठीक है, एंटिटी रिलेशन डायग्राम होता है ई आर का फुल फॉर्म है एंटिटी रिलेशन, ये डायग्राम जो हो गया वो। रिलेशंस मतलब क्या, भाई एक टेबल का, एक मैं बोलूँ एक डॉक्यूमेंट का दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ रिलेशन, जैसा आपने पीछे देखा था, कोर्स आईडी थी, स्टूडेंट आईडी थी। तो भाई स्टूडेंट आईडी मतलब स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट का नेम था, कोर्स आईडी में कोर्स टेबल और कोर्स का नेम था। बहुत सीधी सी बात है। तो फिर दोनों में रिलेशन आपने डिफाइन करा, एक नया टेबल आपने बनाया कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट आईडी के लिए ये होगा, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट आईडी के लिए वो होगा। ये आपने क्या करा, ये आपने भाई करा डिफाइन। तो भाई इससे क्या, तो अगर मैं इससे आपको डिफाइन कर पाऊँ तो इससे बस एक ही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप उसको पिक्टोरियल फॉर्म में दिखा सकते हो ई आर डायग्राम की हेल्प से। ये बेसिक सी चीज़ें आप समझ लो, अगर आपको कहीं ये सिंबल दिख रहा है ना, ये रेक्टेंगल का, तो उसका क्या मतलब होता है, एक्लिप्स दिख रहा है तो इसमें एट्रीब्यूट्स आते हैं, रेक्टेंगल में एंटिटीज आती हैं। ठीक है, एंटिटीज आप सपोज कर लो जैसे स्टूडेंट आपकी हो गई। ठीक है, इसमें एक्लिप्स जो फॉर्म है, जो पिक्चर है, इसमें आता है एट्रीब्यूट्स, जैसे स्टूडेंट में क्या क्या एट्रीब्यूट था, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी। जस्ट वेट फॉर इट। और डायमंड अगर कहीं लगा है तो रिलेशनशिप अमॉन्ग एंटिटीज डिफाइन करती है। क्या क्या रिलेशनशिप था, तो हमारा एक स्टूडेंट टेबल का था, किसके साथ रिलेशनशिप, तो इस तरफ जिसके साथ भी था आप वो लिखते हो किसके साथ था, तो फिर कोर्स टेबल के साथ रिलेशन था। या डायमंड से हम करते हैं। लाइन से क्या करते हैं, लाइन से हम करते हैं एट्रीब्यूट टू एंटिटीज।
एंड एंटिटी सेट्स विथ अदर रिलेशनशिप। तो अदर रिलेशनशिप के साथ, उसके एट्रीब्यूट के साथ, एंटिटीज के साथ क्या रिलेशन है। डबल एक्लिप्स से हम क्या करते हैं, तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। आई नो, अब आप सोचोगे भाई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स क्या है, तो कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट होता है, कंपाउंड एट्रीब्यूट, कॉम्प्लेक्स नहीं कंपाउंड एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। जैसे मल्टीपल वैल्यू आप ले लो, फ़ोन नंबर सपोज करो, फ़ोन नंबर कई सारे हो सकते हैं, दो चार आप जो भी देना चाहो। वीक एंटिटी क्या होता है, तो वीक एंटिटी वो होता है जिसमें कोई प्राइमरी की नहीं हो, जिसमें कोई ऐसी एट्रीब्यूट ना हो, कोई ऐसा फील्ड ना हो जिससे कि आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, उसको आप डबल रेक्टेंगल से बताते हो। डीबीएमएस पढ़ा है तो आपको ये सब बहुत ईजिली पता होगा, बहुत ही ईजिली। ठीक है जी। अब बारी आई रिलेशनशिप के टाइप की। रिलेशनशिप का क्या क्या टाइप हो सकता है, तो देखो इससे तो आपको पता चल गया कैसे क्या डिफाइन होगा। अगर आपको देना था, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट है, जस्ट वेट फॉर ए सेकंड, मैं एक एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। तो मैं डीवीएमएस तो नहीं पढ़ा रहा, बट ठीक है, इसमें भी मैं थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूँ। देखो, एक स्टूडेंट टेबल था, एक कोर्स टेबल था, ठीक है ना। तो हम कैसे लिखते हैं, जो आपकी टेबल होती है, टेबल एंटिटीज को बोलते हैं। तो एंटिटीज को आप कैसे लिखते हो, रेक्टेंगल में। देखो यहाँ रेक्टेंगल में यहाँ शो कराया गया ना, ये ऐसे रेक्टेंगल है, ये यहाँ भी है, मतलब एक ही है कि ये दोनों क्या है, एंटिटीज हैं आपकी। फिर इसके बाद क्या, तो फिर इसके बाद इन दोनों के बीच कुछ रिलेशन होगा, बिल्कुल होगा। रिलेशन को हम कैसे दिखाते हैं, इस डायमंड से। तो देखो यहाँ पे डायमंड बन रखा है, ठीक है, ये बता रहा है कि स्टूडेंट और कोर्स के बीच एक रिलेशन है, जिस रिलेशन का क्या नाम है, स्टडी नाम है, ठीक है। और ये लाइन, फिर ये लाइन क्या बता रहा है, एट्रीब्यूट टू एंटिटीज एंड एंटिटी सेट्स विद अदर रिलेशनशिप टाइप। ठीक है जी, बहुत सीधी सी बात, ये दोनों एंटिटीज थी, दोनों के बीच रिलेशन था। अब ये एक्लिप्स आपका क्या बता रहा है, ये एक्लिप्स, तो ये आपका बता रहा है एट्रीब्यूट, स्टूडेंट में क्या क्या एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट आईडी एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट नेम आप डाल सकते हो उसमें, स्टूडेंट एस डालने का ऑप्शन है। कोर्स में क्या क्या एट्रीब्यूट है, कोर्स आईडी एट्रीब्यूट है, कोर्स नेम एट्रीब्यूट है। तो कुछ ऐसे ही आप डिफाइन करते हो। और इसमें कोई हो सकती थी वीक एंटिटी, वीक एंटिटी मतलब जिसके पास कोई प्राइमरी की ना हो, वो आपकी वीक एंटिटी होती है। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है मैंने बताया। अब बारी आई रिलेशन की। यहाँ देखो, यहाँ वन टू वन रिलेशन था स्टूडेंट और कोर्स के बीच। वन टू वन नहीं बोल सकते, वन टू मैनी रिलेशन था, मैनी टू मैनी रिलेशन था। वन टू वन रिलेशन का क्या मतलब होता, कि एक स्टूडेंट का एक कोर्स के साथ रिलेशन है बस, ठीक है। और उस कोर्स का सिर्फ उसी स्टूडेंट के साथ रिलेशन हो, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, वन टू वन रिलेशनशिप। बट ऐसा हो कि एक स्टूडेंट का कई सारे कोर्सेस, एक स्टूडेंट जो है वो कई सारे कोर्सेस ले सकता है, बट कोर्स जो है ना वो कई सारे स्टूडेंट को अपने अंदर इनरोल नहीं कर सकता, तो उसको बोलेंगे मैनी टू वन, ठीक है। या फिर अगर एक कोर्स कई सारे स्टूडेंट को अपने अंदर ले सकता है, बट एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही को हो सकता था। कोई स्टूडेंट ए है, उसने एक कोर्स लिया, दो कोर्स लिया, मतलब वो उसने सिर्फ एक कोर्स लिया, क्योंकि स्टूडेंट अभी सिर्फ एक ही कोर्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, कोई स्टूडेंट जेड है, उसने भी यही कोर्स लिया, तो यहाँ क्या हुआ, वन टू मैनी रिलेशनशिप। एक स्टूडेंट सिर्फ एक कोर्स ले सकता है, बट एक कोर्स को कई सारे स्टूडेंट ले सकते हैं, ठीक है जी। तो वही सब यहाँ पे दिया गया। रिलेशनशिप की क्या क्या टाइप है, वन टू वन, वन स्टूडेंट हैज वन रोल नंबर, ठीक है। वन रोल नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई वन स्टूडेंट, बिल्कुल वन टू वन है तो यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है। एग्जाम्पल, असाइन यूनिक मैसेज आईडी टू ईच ईमेल इनबॉक्स। आपके ईमेल में जो भी इनबॉक्सेस है ना, हर किसी को आप यूनिक आईडी दे देते हो। एक यूनिक आईडी होगी, उसका सिर्फ एक जो भी स्टूडेंट, मतलब जो भी उसका एक आप ईमेल होगा वो होगा। तो वन टू वन रिलेशन है। वन टू मैनी क्या होता है भाई, जो भी मैंने आपको बताया कि एक स्टूडेंट सिर्फ एक कोर्स ले सकता है, लेकिन एक कोर्स अपने अंदर कई स्टूडेंट को इनरोल कर सकती है। एक और एग्जांपल दिया गया है कि आप सेव करते हो ईमेल को फोल्डर में, तो वन ईमेल इज ओनली वन फोल्डर, एक ईमेल का सिर्फ एक फोल्डर होता है, ठीक है। और आई होप सो समझ आ गया होगा। आप स्टे कर सकते हो सिर्फ वन स्टे इन ओनली वन हॉस्टल, आप सिर्फ एक हॉस्टल में स्टे कर सकते हो। आप जैसे मैं आप कहीं गए तो आप सिर्फ एक हॉस्टल में स्टे कर सकते हो, बट हॉस्टल में तो और भी स्टूडेंट्स होंगे ना, या फिर और भी मैं उसको बंदे होंगे। तो हॉस्टल क्या है, मेरे लिए सिर्फ मैं स्टे कर सकता हूँ, बट हॉस्टल में बहुत से आ सकते हैं। वन टू मैनी। मैनी टू मैनी क्या है, कि एक स्टूडेंट रजिस्टर कर सकता है कई सारे कोर्सेज में, और एक और उस कोर्स में कई सारे स्टूडेंट रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका मैनी टू मैनी। डायग्राम के बेसिस पे आप कैसे करते हो, तो मैंने ये डायग्राम का बताया। क्लास रिलेशन हो गया आपका, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज हो गया, तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बाय द वे।
वन टू वन का क्या बोला मैंने, आप ऐसे उसको दिखाते हो, ठीक है, यहाँ ऐसे कुछ ऐसे वन टू वन हो गया। वन टू मैनी, तो ये कुछ ऐसा, वन टू मैनी, वन टू मैनी, ठीक है जी। ईआर डायग्राम मैंने बता ही दिया आपको पीछे भी, ये कस्टमर ऑर्डर और शिपमेंट के बीच का कुछ ईआर डायग्राम है। वन टू मैनी आपको समझ आ गया, कुछ ऐसे वन टू मैनी हो गया आपका। वन टू वन, वन टू वन हो गया। मैनी, वन मैंडेटरी टू मैनी ऑप्शंस, तो वन मैंडेटरी है। यहाँ पे क्या था, जीरो टू मैनी था, यहाँ वन मैंडेटरी है, तो कुछ ऐसा आपने यहाँ पे साइन दे दिया। और ड्रॉ करने के लिए ये टूल रहा आपका डायग्राम डॉट नेट, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो इन सारे के सारी चीज़ों को। तो भाई अब हमारा लेक्चर 4 है एसक्यूएल पे। अब बारी आई वो एसक्यूएल, एसक्यूएल जो है वो है क्या। तो फिर चलिए देखते हैं जो हमारी एसक्यूएल होती है बहुत डिटेल में उसको। डीबीएमएस वालों के लिए तो ये लिटरली बहुत ईजी होने वाला है भाई। एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि अपने अंदर डाटा स्टोर करती है, एक रिलेशनल डेटाबेस है। इसमें टेबल के रिलेशंस आप डिफाइन कर सकते हो, टेबुलर फॉर्मेट में डिफाइन कर सकते हो। ये बहुत फास्ट और ऑप्टिमाइज्ड वे आपको देता है, क्वेरीज देता है जो कि बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, ताकि आप रिट्रीव कर पाओ डाटा को, इंसर्ट कर पाओ डाटा को, अपडेट कर पाओ। ठीक है, बहुत सीधी सी बात है। अब बारी है कि एसक्यूएल आप क्यों सीखोगे। तो बहुत से रीजन है, जैसा कि मैंने बताया कि ऑप्टिमाइज होती है, बहुत फास्ट हो सकती है, आप इसका यूज कर सकते हो रिलेशनल मैपिंग वगैरह के लिए। ओरिजिन क्या है रिलेशनल डेटाबेसेस का, तो जो रिलेशनल डेटाबेस है ना वो डेवलप करा गया था आईबीएम के द्वारा 1970 में, ये मैंने पीछे भी बताया, ठीक है। और ताकि डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में आप स्टोर कर सको, रोज और कॉलम में स्टोर कर सको, जहाँ कॉलम एट्रीब्यूट को दिखाएगा, रोज दिखाएगा किसी एंट्री और किसी रिकॉर्ड को। इसमें की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कुछ की आपकी क्या हो गई, यूनिक वे हो गई एक्सेस करने की किसी रो को, प्राइमरी की इंपॉर्टेंट है, फास्ट एक्सेस, अगर कोई डेटाबेस बहुत बड़ा है बहुत लार्ज है उसमें कुछ तो यूनिक हो जिससे आप सबको यूनिकली एड्रेस कर पाओ। आईडी जैसे आपकी हो गई किसी ईमेल वाले मैसेज इनबॉक्स की, तो फॉर एग्जांपल मैं बस दे रहा हूँ। फॉरेन की क्या होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स को, एक मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो आपका दो टेबल रहा, ठीक है, ठीक है, दो टेबल रहा, कस्टमर और ऑर्डर, और शिपमेंट नाम का आपने एक तीसरा टेबल बनाया। ये क्या है आपका, वन टू मैनी रिलेशन दिखा रहा है यहाँ पे ऐसा, देखो यही था ना, यहाँ पे जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, वन टू मैनी, वन मैंडेटरी है इसका, तो कुछ ऐसा। और यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे भी आपका वन टू मैनी हो गया, एक ऑर्डर का एक शिपमेंट होगा, इसमें प्राइमरी क्या की क्या है, शिपमेंट आईडी। फॉरेन की क्या है, फॉरेन की मतलब ये किस और टेबल के बारे में बोल रहा है, किस और टेबल को, देखो यहाँ पे शिपमेंट है तो सबसे पहले इसकी प्राइमरी की, इसमें और क्या क्या स्टोर कर सकते थे आप, कस्टमर का नेम आईडी ये सब स्टोर कर सकते थे, कस्टमर के ऑर्डर स्टोर कर सकते थे, ठीक है, ऑर्डर का डेट स्टोर कर सकते, बट भाई ये तो रिडंडेंट हो जाएगा ना, यहाँ जो ऑलरेडी डाटा है उसको हम यहाँ क्यों स्टोर करें। उससे अच्छा है जिस किसी भी कस्टमर का वो ऑर्डर है, उसकी जो प्राइमरी की है ना, प्राइमरी की मतलब इस कस्टमर को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी, हम उसी को स्टोर क्यों ना कर लें, ठीक है। वही हमने किया, ऑर्डर के केस में भी हम वही करेंगे, तो यही हो गई आपकी क्या, फॉरेन की। फॉरेन की क्या है, किसी और टेबल की प्राइमरी की है, ये किसी और टेबल को रेफरेंस कर रही है। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये फॉरेन की क्या है, प्राइमरी क्या है, की क्या है, जैसे यहाँ पे देख लो दो टेबल्स आपकी दे रखी है, तो यही सारी हैं जो भी चीज़ें। क्वेरीज मैंने बताया जो भी डाटाबेस से आप रिट्रीव करने, जैसे फाइंड ए स्टूडेंट विद नेम बिगिन विद ए, तो आप करते हो सेलेक्ट ए स्टूडेंट वेयर नेम, आप जो भी उसके आई मीन टू से मेथड्स वगैरह दे रखे हैं उसका यूज करते हो डाटा को रिट्रीव करने के लिए। कोई कोर्स है जो कि 2021 में शुरू हुआ था वो बताओ। तो आप कंडीशनल रिट्रीविंग भी कर पा रहे हो इसमें, इस डेटाबेसेस में इंडेक्सिंग कर सकते हो। वो इंडेक्सिंग करने का मतलब है प्राइमरी की के अकॉर्डिंग आप बहुत फास्ट इसमें सर्च कर सकते हो, इंडेक्सेस के कारण आपकी सर्च बहुत ही ज़्यादा स्पीड अप हो जाती है। आप मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हो, इनर जॉइन। अब आप बोलोगे अच्छा मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं बट ज्वाइन क्या है, तो देखो ज्वाइन क्या होता है, ज्वाइन अलाउ करता है मल्टीपल टेबल के डाटा को कंबाइन करने में, एक सिंगल क्वेरी आप लिखोगे दो टेबल के डाटा को आप कंबाइन कर दोगे, कितना फास्ट है ये। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट टेबल था जो कि स्टूडेंट डिटेल मतलब अपने अंदर स्टोर कर रहा था, एक हॉस्टल टेबल बनाओ आप जो कि हॉस्टल के डिटेल्स स्टोर करे, और अब आप देखना चाहते हो कि स्टूडेंट कौन सा स्टूडेंट किस हॉस्टल से बिलोंग करता है, तो हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे दोनों को,
तो पता चल जाएगा कौन सा स्टूडेंट है वो किस हॉस्टल से आ रहा है। तो ज्वाइन ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ज्वाइन ऑपरेशन से आप डाटा को क्या करते हो, कंबाइन कर देते हो एक सिंगल क्वेरी में। एक सिंगल क्वेरी आपने चलाई, आपकी दो टेबल की डाटा कंबाइन हो गई। टाइप्स ऑफ ज्वाइन, ज्वाइन के कितने टाइप, सबसे पहला इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, ठीक है। इनर ज्वाइन हो गया, आउटर ज्वाइन हो गया। अब इनर ज्वाइन आपका क्या होता है, तो ये सिर्फ मैच, देखो दो टेबल है, आपने इनर ज्वाइन करा है, तो दोनों में जो मैचिंग रोज होंगी ना, ये सिर्फ उसको रिटर्न करेगा। जो कि दोनों में कॉमन रोज होंगी, ये उसको कर देगा रिटर्न, ठीक है। आउटर ज्वाइन क्या है, वैसे आउटर ज्वाइन बहुत ज्यादा मैं बोल सकता हूँ डिटेल में कवर नहीं कराया गया, फिर भी बता देता हूँ। ये जो अनमैच्ड रिकॉर्ड है आपके, ठीक है, एक या फिर दोनों टेबल से, ये उसको अपने अंदर। तो जैसा कि मैंने बताया आपको इनर ज्वाइन क्या है, तो भाई इनर ज्वाइन सिर्फ मैच्ड, जो दोनों में कॉमन होगा ना, देखो एक टेबल आपका ये था, एक टेबल आपका ये था, इन दोनों में ये वाला पोर्शन आपका क्या है, कॉमन है, जो कि दोनों में आ रहा है, तो ये सिर्फ उसको रिटर्न करेगा। आउटर ज्वाइन के कई सारे टाइप्स होते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन होता है, राइट आउटर ज्वाइन होता है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या होता है, ये बहुत डिटेल में कवर नहीं कराया गया है, ये आप मेरे कहने का मतलब ये आप, तो फिर ये कई टाइप के होते हैं। लेफ्ट राइट फुल जॉइन में आप आपके टेबल के जितने भी हैं सब जुड़ जाते हैं, नो मैटर कि वो सिमिलर हैं, सेम हैं, डिफरेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेफ्ट में क्या होता है, एक टेबल के सारे आपके पास डेटाज आ जाएंगे, और दूसरे टेबल का जो होगा वो दोनों में जो कॉमन होगा सिर्फ वो आएगा। और राइट में भी यही होगा। ये लेफ्ट का था, राइट में क्या होगा, जो राइट में आप, राइट कहने का क्या मतलब है, ऐसा टेबल जिसको आप मतलब क्वेरी में जिसको बाद में आप लिख रहे हो कुछ ऐसा, ठीक है, जिसके ऊपर क्वेरी चला रहे हो वो लेफ्ट हो गई। इसमें जो कॉमन है वो आएगा, प्लस क्या आएगा, जो भी राइट का था वो आएगा। फुल में तो आप दोनों को ऐड कर ही देते हो। ये कुछ एग्जांपल दिया गया हॉस्टल मैपिंग का। सिलेक्ट करो स्टूडेंट डॉट नेम, हॉस्टल्स डॉट नेम, कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स से। यहाँ पे इनर जॉइन जो हो ना, वो क्या हो, हॉस्टल हो, हॉस्टल के ऊपर आपने क्या लगाया, इनर जॉइन। देखो इनर जॉइन कहाँ लग रहा है, हॉस्टल के ऊपर लग रहा है, ठीक है। ऑन, ऑन स्टूडेंट, जहाँ पे स्टूडेंट डॉट हॉस्टल आईडी, और हॉस्टल की आईडी से मतलब ऐसे स्टूडेंट ढूंढो, ऐसे स्टूडेंट का नाम दो और हॉस्टल नेम बताओ जिसकी हॉस्टल आईडी जो हो वो जिसकी स्टूडेंट हॉस्टल आईडी, वो स्टूडेंट जिस हॉस्टल आईडी में, जिस हॉस्टल में रहा है उसकी आईडी, और हॉस्टल की आईडी मिल जाए जहाँ पे, तो वहाँ उस हॉस्टल का नेम रिटर्न कर दो और स्टूडेंट का नेम रिटर्न कर दो। इनर ज्वाइन लग गया है। इसका आउटपुट क्या होगा, इनर जॉइन में मैंने क्या बताया था, कॉमन आता है दोनों में। तो देखो सुनील, शशि और चेतन, अनंता, और ये जो उनकी हॉस्टल थी, तो जब आप इनमें मिलाओगे ना, देखो यहाँ क्या है, सुनील, शशि, ठीक है, और ये आपके तीन हॉस्टल थे, सबकी कैपेसिटी कुछ है। ये किस हॉस्टल में है, ये हॉस्टल वन में। और कौन कौन सा हॉस्टल वन है आपका, इन दोनों में सेम, तो फिर हॉस्टल वन में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है, तीन आपके हॉस्टल वन में आ गए। फिर दो आपके किस में आ गए, जो दोनों में कॉमन होगा वही आएगा। फिर हॉस्टल दो में आ जाते हैं, तो वही सारे के सारे यहाँ पे, कि एक जमुना हॉस्टल था, दूसरा गंगा हॉस्टल था, तो इन दोनों में जो भी कॉमन था आपने उसको क्या करा, आपने उसे रिटर्न करा लिया, ठीक है। मैं बहुत डिटेल में मतलब यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि डीबीएमएस की ये टॉपिक्स हैं और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन वैसे आता नहीं है। अब बारी आई भाई कार्टीसियन प्रोडक्ट की, तो देखो इनर जॉइन में क्या करा आपने, सिर्फ मैचिंग लिया आपने। आउटर जॉइन में आपने क्या करा, ठीक है, जस्ट। भाई अब बारी आई कार्टीसियन प्रोडक्ट की, तो जो कार्टीसियन प्रोडक्ट होता है ना आपका, वो ओकर होता है सारे के सारे रोज के ऊपर, टेबल वन के सारे रोज को पेयर कर देता है टेबल टू के सारे रोज के साथ। दो टेबल से आपके पास, तो टेबल वन का जितना भी था ये जितना भी रोज था, ये सब पेयर कर देगा इसके सारे रोज के साथ। तो यही होता है आपका कार्टेशियन क्या प्रोडक्ट होता है यहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा इफिशियंट होता नहीं है, क्योंकि आप इसमें क्या करते हो, मतलब ये ऑप्टिमाइज नहीं कह सकते, क्योंकि ये सबका पेयर बना देगा फिर तो हो गया। बट एक चीज़ बोल सकते हो कि इसका सिर्फ आप तभी यूज करना जब बहुत ज़्यादा निसेसरी हो आपके लिए यूज करना, ठीक है। ऑल राइट। एन एन एंट्रीज हैं टेबल वन में, सपोज कर लो 10 एंट्रीज हैं या 20 एंट्रीज हैं। जब दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या होगा, 10 × 20, क्योंकि आप हर एक रो को उसके हर एक रो से कंबाइन कर रहे हो। फिल्टर लगा सकते हो इसके ऊपर, मर्जी आपकी है, ठीक है जी। फाइंड, अब एक और एग्जांपल है, फाइंड ऑल स्टूडेंट्स इन कैलकुलस। तो ऐसे सारे स्टूडेंट को ढूंढो जो कि कैलकुलस में हैं आपके, ठीक है जी। तो कैसे ढूंढोगे आप,
तो सबसे पहले स्टूडेंट का नेम चाहिए, तो सिलेक्ट कर लोगे स्टूडेंट डॉट नेम। ये सब आपकी एसक्यूएल की क्वेरीज हैं, अगर आपने एसक्यूएल पढ़ा हो तो ही समझ आ रहा होगा, वरना मैं एसक्यूएल बता नहीं पाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि ये मैड वन का कोर्स है तो वो मैंडेटरी है। और ठीक है, तो सिलेक्ट कर रहे हो स्टूडेंट नेम को कहाँ से, स्टूडेंट टेबल से। ठीक है, यहाँ पे उसको आपने रेफरेंस कर रखा है एस के तौर पे स्टूडेंट टेबल को, इसलिए आपने एस डॉट नेम लिया। स्टूडेंट ना लिख के आपने सिर्फ आपको एस लिखना होगा कंसाइज। अब उसको ज्वाइन कर रहे हो, ज्वाइन करने के बाद क्या हो रहा है, जब आप उसको ज्वाइन कर रहे हो यहाँ पे, तो फिर ज्वाइन कर रहे हो किस पे, स्टूडेंट कोर्स को आपने एससी के तौर पे लिया ऑन, आईडी जहाँ पे सेम है स्टूडेंट की आईडी, और आई मीन से स्टूडेंट टेबल की आईडी और स्टूडेंट कोर्स की आईडी दोनों जहाँ सेम है, फिर आप क्या कर रहे हो, फिर आप ज्वाइन कर रहे हो कोर्स को आईडी के साथ। तो ठीक है, यहाँ पे इक्वल आ जाएगा जहाँ पे ये आपका कैलकुलस दे रखा है। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि आपने सबसे पहले आईडी फाइंड करी कि नंबर ऑफ कोर्सेज की, यहाँ देख सकते हो आप जहाँ आईडी इक्वल आ गई। फिर उसके बाद आपने क्या करा, स्टूडेंट कोर्स जो आपकी थी, बाय द वे आईडी तो यहाँ से मिला रहा, फिर आपने क्या करा, स्टूडेंट कोर्स टेबल के अंदर सारी सारे एंट्रीज को फाइंड करा विथ कोर्स आईडी के साथ। फिर स्टूडेंट का जो टेबल था उसमें आपने उसके नेम को फाइंड कर लिया, यहाँ पे सी डॉट नेम का क्या है, कैलकुलस है। ठीक है, तो कुछ ऐसा यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, मैं फिर से कॉन्साइज फॉर्मेट में बता देता हूँ। देखो, स्टूडेंट जो है ना उसको आपने स्टूडेंट टेबल को एज एस लिखा, स्टूडेंट कोर्सेज को एज एस सी लिखा, तो अब ऑपरेशन इसी के ऊपर होगा, ये टेबल्स हैं आपकी। इन शॉर्ट कहने का क्या मतलब है, मैं लास्ट से पढ़ता हूँ क्योंकि ये जैसे एग्जीक्यूट होता है कि आप सी डॉट नेम, सी क्या है आपका कोर्स, आप ऐसे कोर्स को ढूंढो जिसका नेम कैलकुलस हो। ठीक है, और क्या, तो अब कोर्स कौन कौन से जिसके नेम कैलकुलस हो, और कोर्स की आईडी जो हो ना वो स्टूडेंट कोर्स आईडी के इक्वल हो। अब इसका क्या मतलब है कि मैच करो उन स्टूडेंट को जिन्होंने उस पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल कर रखा है। ठीक है, वो हो गया आपका। और फिर आपका उसके बाद क्या, यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ इसका कहने का यही मतलब है कि आप उन स्टूडेंट को मैच करो, उन स्टूडेंट को ढूंढो जो कि एनरोल कर रखा होगा उसी कोर्स में, मैचिंग स्टूडेंट को। फिर उसके बाद क्या, मैच करो कोर्स को कोर्स नेम के साथ, आई मीन से मैच करो किसको, कोर्स को, यहाँ पे कोर्स को सी डॉट आई डी को कोर्स नेम के साथ, कुछ ऐसा। और नेम आपका क्या था, कैलकुलस, जो मिल गया उसको रिटर्न कर दो। तो एट लास्ट ये आपका क्या दे देगा, सारे के सारे स्टूडेंट जो कैलकुलस में है। ये समरी वगैरह रही जो भी मैंने अभी आपको बता रखा है, तो होता है ऑलमोस्ट अपन लोग का लेक्चर वीक 4 भी यहीं पे वाइंड अप। तो फिर अब इसके कुछ पी वाई क्यूज वगैरह देख